मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज रांची 1। मैं भी आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिस्क एंड रिटर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूं। आप लोग लिखे और ये पेपर याद रखिए C14 है, सेमेस्टर 6 का है ना। इसमें सबसे पहले मैं भी आपको लिखा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, है ना। क्या लिखेंगे? ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आप ट्रू फॉल्स करने को भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का तीन मेथड है, या तो आपको तीन तरीका है, या तो ट्रू फॉल्स दे दे, या फिल इन द ब्लैंक दे दे, या चूज द करेक्ट ऑप्शन दे दे। तो जो तीनों में से कोई मिला के भी पूछ सकता है, या केवल ट्रू फॉल्स भी दे सकता है ना, या सिलेक्ट द बेस्ट आंसर वो भी दे सकता है ना, चूज द करेक्ट आंसर, या फिल इन द ब्लैंक भी दे सकता है, या तीनों का कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको लिखा रहा हूँ ट्रू फॉल्स। तो पहला लिखेंगे, ट्रू फॉल्स का सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनी हैज नो टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, मनी हैज नो टाइम, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट मनी। इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट मनी, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट फैक्टर्स helps in incorporating the time value of money in financial analysis. Question number 3, interest factors helps in incorporating the time value of money in financial analysis. इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इनवेरिएबली कंसिडर्ड इन फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स आर सेम, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, कैश फ्लोज occurring at different point of time are comparable in absolute terms. Cash flows occurring at different point of time are comparable in absolute terms, इसका आंसर होगा false. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, present values or and present values and future values can be calculated only with the help of relevant mathematical tables, इसका आंसर होगा false. क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, the discounting technique help in finding out the future value of present amount. क्वेश्चन नंबर 8 है, the discounting technique help in finding out the future value of present amount, इसका आंसर होगा false. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, implicit rate of interest can be found with the help of compounding technique, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, an annuity is an infinite series of cash flows. An annuity is an infinite series of cash flows, इसका इसका आंसर होगा false. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 11 नंबर, ए पैरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ए बर्ड इन हैंड इन वर्थ टू इन दी बुश, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ए बर्ड इन हैंड इन वर्थ टू इन दी बुश, इन्वर्टेड कॉमा बंद, करेक्टली प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम रिकॉर्ड, rate of interest and time record both are required to find out present or future value. Rate of interest and time period both are required to find out present or future value, इसका आंसर होगा ट्रू। ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। अब आप लिखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, लिखना है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो सबसे सही होगा उसी को चूज करके लिखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा, डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट, क्या लिखिएगा,
डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट? पहला ए टर्मिनल वैल्यू, बी कंपाउंडेड वैल्यू, सी प्रेजेंट वैल्यू, डी फ्यूचर वैल्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे the adjustment for time value of money is made through? The adjustment for time value of money is made through ए ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट, बी में इन्फ्लेशन रेट, सी में ग्रोथ रेट, डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे इक्वल एनुअल कैश फ्लोज occurring at the end of each year for certain period are known as? इसका 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में एन्युटी, बी में है परपीट्यूटी, सी में एन्युटी ड्यू और डी में है इनडिफरेड पेमेंट्स। तो इसका आंसर होगा एन्युटी। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दोबारा बोल दे रहा हूं इक्वल एनुअल कैश फ्लोज occurring at the end of each year for certain period are known as? इसका सही आंसर होगा एन्युटी। क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल एनुअल अमाउंट्स occurring in the beginning of certain years are known as? इसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है एन्युटी, बी ऑप्शन में है पर पी2टी, सी ऑप्शन में है एन्युटी ड्यू और चौथा में है एफ्रेड पेमेंट्स। इसका सही आंसर होगा एन्युटी ड्यू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो वुड डिक्रीज इफ? क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो वुड डिक्रीज इफ। अब पहला ऑप्शन में है डिस्काउंट रेट इज रिड्यूस्ड, बी ऑप्शन में डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड, सी में टाइम पीरियड इज डिक्रीज्ड और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यूज सो दैट दिस कैन बी। इसमें 4 ऑप्शन में है ए एग्रीगेटेड, बी में कंपेयर्ड, सी में यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, डी में ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे रूल ऑफ 72 इज अ शॉर्टकट मेथड टू एस्टिमेट दी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे रूल ऑफ 72 इज ए शॉर्टकट मेथड टू एस्टिमेट दी। अब पहला ऑप्शन में है प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा ऑप्शन में है कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी बी ऑप्शन है कंपाउंडिंग इफेक्ट और सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज ए फैक्टर ऑफ? इसका 4 ऑप्शन में है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, बी में बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे a series of constant cash flows occurring at regular intervals for even is known as? अब 4 ऑप्शन है ग्रोइंग एन्युटी, परपीट्यूटी, सी में है ग्रोइंग परपीट्यूटी और डी में एन्युटी। इसका सही आंसर होगा परपीट्यूटी, स्पेलिंग PERPETUITY, परपीट्यूटी है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू बोथ आर बेस्ड ऑन, है ना। अब इसमें 4 ऑप्शन बोथ नंबर ऑफ, पहला ऑप्शन में है नंबर ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा में है इंटरेस्ट रेट, तीसरा में है थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में बोथ एंड बी और डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फाइनेंस बिकॉज इट टेक्स इनटू, है ना। पहला ऑप्शन में है रिस्क, बी में टाइम, सी में कंपाउंड इंटरेस्ट, डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is called an annuity? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है which of the following is called an annuity? अब 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन में है lump sum after few years, बी में है a series equal and regular amount, डी सी ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या था lump sum after few years, बी ऑप्शन में है a series of equal and regular amount और सी ऑप्शन में a series of unequal amount और डी ऑप्शन में है a series of equal and irregular amount। इसका सही आंसर होगा ए बी ऑप्शन a series of equal and regular amount। Question number 13 an investor wants to increase the present value, please stop, the rate of discount applied for should be। अब
चार ऑप्शन सुनेंगे। ए ऑप्शन में है इंक्रीज, बी में है डिक्रीज, सी में एनी वन ऑफ ए और बी, और डी में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज्ड। नेक्स्ट में लिखेंगे इफ n is equal to 1 and rate of interest 0, which of the following interest factor is equal to 1? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, if n is equal to 1 and rate of interest 0, which of the following interest factor is equal to 1? पहला ए ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बी में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, सी में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, डी में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इफ टाइम इज इक्वल टू एन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई, है ना, फिर लिखिए के इन्वर्टेड कॉमा में, देन ब्रैकेट में 1 प्लस के ब्रैकेट बंद का पावर एन में बी कॉल्ड, है ना। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बी में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, सी में कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, डी में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए लोन रीपेमेंट शेड्यूल द इंटरेस्ट अमाउंट पेड ईच पीरियड। अब चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए लोन रीपेमेंट शेड्यूल द इंटरेस्ट अमाउंट पेड ईच पीरियड। पहला ऑप्शन में ए रिमेन कांस्टेंट, बी में इंक्रीज, सी में डिक्रीज, डी में नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज। ए ऑप्शन में इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, बी में लेस देन एन्युटी अमाउंट, सी में मोर देन टोटल एन्युटी अमाउंट, डी में नन ऑफ दिस। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन टोटल एन्युटी मेथड, टोटल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, concept of future value and present value is। concept of future value and present value is। अब चार ऑप्शन है, प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड, बी इनवर्सली रिलेटेड, सी में डायरेक्ट रिलेटेड, और डी में नॉट रिलेटेड। डी में है नॉट रिलेटेड, इसका सही आंसर होगा इनवर्सली रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए स्टूडेंट इज अवार्डेड स्कॉलरशिप रिसीवेबल ओवर नेक्स्ट 12 मंथ। स्टूडेंट इज awarded scholarship receivable over next 12 months, list of what calculation you should use to find out the value of scholarship today। तो इसका चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, बी में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, सी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और डी में प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर इज। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर इज। पहला ऑप्शन में मोर देन ₹1, लेस देन ₹1, डी में इक्वल टू ₹1, डी में इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो ये हो गया 21 होगा क्वेश्चन नंबर, है ना। तो लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर इज, चार ऑप्शन क्या था, मोर देन ₹1, लेस देन ₹1, सी में इक्वल टू ₹1, और डी में इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। इसका सही आंसर होगा लेस देन ₹1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22 होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टेड टुडे इज। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टेड टुडे इज। पहला ए ऑप्शन मोर देन ₹1, बी में इक्वल टू ₹1, सी में इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, लेस देन ₹1। इसका सही आंसर होगा मोर देन ₹1। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका ए ऑप्शन में है डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बी में है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ईयर्स, सी में इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और डी में है डिक्रीज इन एन्युटी रेट। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an interest rate that has been annualized using compound interest is। अब इसका चार ऑप्शन सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट, बी में एनुअल रेट, सी में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, डी में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। इसका सही आंसर होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ। सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ। चार ऑप्शन, ए में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर,
बी में है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सी में है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, डी में है कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। नेक्स्ट, मनी हैज टाइम वैल्यू बिकॉज, चार ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में ए रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन ए रुपी टुमारो, बी में देयर मे नॉट बी इन्फ्लेशन फ्यूचर, सी में पीपुल प्रेफर फ्यूचर कंजम्पशन टू प्रेजेंट कंजम्पशन, डी में ऑल दी अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन ए रुपी टुमारो। क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे। मनी हैज टाइम वैल्यू बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा? ए रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन ए रुपी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, है ना। कैपिटल रिकवरी फैक्टर इज ए रिसिप्रोकल ऑफ, इसका ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जिसमें है कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर, डी में कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसका सही आंसर होगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अब आप लोग फिल इन दी ब्लैंक्स लिखिए। पहला, डैश डैश फैक्टर्स हेल्प्स इन इनकॉर्पोरेटिंग एट द टाइम, डैश डैश फैक्टर्स हेल्प इन इनकॉर्पोरेटिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट। दूसरा में इम्प्लिक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय डैश डैश टेक्निक, इसका सही आंसर होगा कंपाउंडिंग। फिर है थर्ड में, डैश डैश फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ कंपाउंड वैल्यू एंटी फैक्टर, इसका आंसर होगा सिंकिंग फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनी हैज डैश डैश वैल्यू बिकॉज ए रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन ए रुपी टुमारो, इसका आंसर होगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना, डैश डैश इज द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड, है ना, डैश डैश इज द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड, इसका सही आंसर होगा रिस्क। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी में उतारिए।